साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजन साई एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों आज के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि क्या देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जज सीजेआई सहारा निवेशकों के पैसों का भुगतान कराएंगे, सहारा निवेशकों का भुगतान कराएंगे। और एक अहम सवाल आज हम चर्चा करेंगे कि जो जन शक्ति चेतना क्या है, एक एनजीओ जो बना है, उन एनजीओ के द्वारा एक पीआईएल दायर किया गया है। पीआईएल की स्टेटस क्या है, पीआईएल का स्टेटस जानेंगे और क्या पीआईएल के माध्यम से सहारा निवेशकों का भुगतान होगा, इसका भी हम आज जिक्र करेंगे। और एक अहम सवाल और है कि सरकार में इस समय खलबली मची हुई है, तो यह खलबली आखिर क्यों मची है। तो साथियों मैं सबसे पहले जो जनहित याचिका दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस जनहित याचिका का लाइव स्टेटस आप लोगों के सामने हम दिखा देते हैं। क्या है, कब हेयरिंग है, क्या चल रहा है, क्या पीआईएल के माध्यम से हम लोगों का भुगतान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम गूगल क्रोम पर चलते हैं। ये क्रोम पर आ गए हम इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साइट पे आ गए। अब इस साइट पे हम कैप्चा डाल लेते हैं। कैप्चा डाल के लोगों को लाइव दिखाएंगे कि क्या है पीआईएल का स्टेटस। तो हम ये डाल लेते हैं 7872 और ये जो पीआईएल फाइल की गई है उसका डायरी नंबर 5829 है, 2024 है। तो इसको हम सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने ये पीआईएल का ब्यौरा आ गया, नागेंद्र कुमार कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि सबसे पहले कंफ्यूज वाली बात तो इसके शीर्षक से ही समझ में आता है कि जब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा याचिका दायर की जाती है तो वह याचिका जनहित याचिका नहीं बल्कि पर्सनल याचिका ज्यादा समझ में आती है। तो इसमें पहले नाम नागेंद्र कुमार कुशवाहा का दिखाया जा रहा है, जबकि इसमें दिखाना चाहिए था विश्व भारती जन सेवा संस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगर इस तरह से होता तो यह बहुत ही और इफेक्टिव होता। इसमें हम आगे देखेंगे तो ये 6/2/2024 को 11:49 पर फाइल किया गया है, लेकिन फाइल करने के तत्काल बाद ही इसमें केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड 90 दिन, माने इसमें जो भी याचिका प्रस्तुत होती है न्यायालय में तो जो कमी रहती है उस कमी को दूर करने के लिए एक समय दिया जाता है, निर्धारित समयावधि दी जाती है। तो इस पीआईएल में भी बहुत सारी कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है, लेकिन अभी तक इन कमियों को दूर नहीं किया गया है। तो उस कमी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या कमी है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक तो नागेंद्र कुमार कुशवाहा हो गए, दूसरे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो गए, तीसरे जनार्दन मिश्रा हो गए, चौथे संतोष कुमार, पांचवा प्रमोद कुमार, छठा मनीष कुमार, नौशाद अली। ये कुल मिला के 17 लोगों के द्वारा पीआईएल दायर किया गया है। तो यह जिस तरह से पीआईएल दायर किया गया है उससे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ये 17-18 लोग मिलके क्या यह जनहित याचिका दायर किए हैं, क्या यह जनहित याचिका है। इसी के कारण इसमें बहुत सारे डिफेक्टिव आ गया है। उन डिफेक्टिव को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, देखते हैं। तो हम डिफेक्टिव में जैसे ही जाते हैं तो हमारे सामने डिफेक्टिव का ये देखिए 12 डिफेक्टिव हैं इसमें टोटल।
अब हम एक एक करके पढ़ते हैं कि इस PIL में क्या क्या डिफेक्टिव है। देखिए पहला नंबर में है डिफिसिल्ट कोर्ट फी, मोर कोर्ट फी रिक्वायर, माने इसमें जो कोर्ट फीस लगाया गया है कम लगाया गया है और इसमें कोर्ट फीस जमा करने की आवश्यकता है। ये 7/2 को ही नोटिफाई कर दिया गया है। हालांकि इस तरह का होता है, ये 7 को ही अगर दूर कर दिए होते तो अब तक में यह किसी न किसी जज के यहाँ लिस्ट हो गया होता, लेकिन आज 11 तारीख है, अभी तक इसको कमी को दूर नहीं किया गया है। यह हमारी उदासीनता को दर्शाता है। दूसरा नंबर में है, देखिए जो हम चीज पहले आप लोगों से जिक्र कर रहे थे वह चीज जो दूसरे नंबर में बोला गया है, प्लीज क्लेरिफाई ऑन द नेचर ऑफ मैटर whether PIL or not if PIL guideline to be fulfilled। यानी स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार शाखा के द्वारा बोला गया है कि आपके द्वारा फाइल किया गया याचिका क्या जनहित याचिका है कि नहीं है। अगर जनहित याचिका है तो जनहित याचिका का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करें। यह दूसरे नंबर में ही बोला गया है, क्योंकि इनके नाम वगैरह से ही पता चल रहा है कि यह जनहित याचिका जैसे समझ में नहीं आता है। तीसरा नंबर में बताया गया है कि नॉन इंक्लूशन ऑफ कंप्लीट लिस्टिंग प्रोफार्मा फाइल्ड इन सिग्नेट इन द पेपर बुक्स, माने जो इनका कंप्लीट लिस्टिंग प्रोफार्मा है वह भी कंप्लीट होना चाहिए, वह कंप्लीट नहीं है। और बहुत सारे प्रोफार्मा में बोला गया है सिग्नेट इन द पेपर बुक, माने सिग्नेचर भी नहीं है, जो कि कॉलम नंबर 1 में बताया गया है। चौथा नंबर में हम देखेंगे तो डिटेल ऑफ एनेक्स P1 P11 टू बी करेक्टेड, P11 का कोई दस्तावेज या जो भी लगाए होंगे वह करेक्ट नहीं है, उसको करेक्ट करने के लिए बोला गया है। फिर पांचवा नंबर में पेज नंबर ऑन एनेक्स P11 नॉट गिवन इन लिस्ट ऑफ डेट पिटिशन, माने 11 में जो लिस्ट 11 में लगाया गया है वह दस्तावेज नहीं है। इसी तरह से छठवां नंबर में बोला है नॉन फाइलिंग ऑफ एफिडेविट प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, माने जो एफिडेविट प्रस्तुत किया जाता है नोटरी या शपथ आयोग से तस्दीक करा के, वह तस्दीक करा के प्रस्तुत नहीं किया गया है। पैरा नंबर 1 टू बी करेक्टेड और पैरा नंबर 1 भी गलत मेंशन किया गया है। इसी तरह से सातवां है पेज नंबर नॉट क्लियर लेबल स्मॉल फ्रंट, माने इनका जो ये क्लियर है तो ये पेज नंबर बताए हैं कि B2U 1 to 195, एनएक्स P1 P3 P5 P11 P12 P23 P24, इनमें क्या है कि शायद इसका फ्रंट बड़ा हो या स्मॉल साइज हो या पेज नंबर मेंशन न किया गया हो, ये सब छूट गया है जिसको क्लियरिफाई करने के लिए बोला गया है। 8 नंबर है इनकरेक्ट मेंशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एनेक्सेड इन इंडेक्स, यानी एनेक्स P4 का इनकरेक्ट रूप से मेंशन किया गया है, उसको सही करना है। इसी तरह से पेज नंबर 209 मिसिंग है, पेज नंबर 209 है ही नहीं, एंड ब्लैंक एट पेज 304 307 306 और 307 का पेज जो है वो ब्लैंक है, माने यह ऐसा लगता है कि बर्बरी तौर से डायरेक्टली कोर्ट में फाइल कर दिया गया है। अब ये चाहे वाहवाही लेने के लिए किया गया हो या जैसे किया गया हो, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट करके, जैसा कि इन कमियों को देखने के बाद लगता है इन कमियों को दूर करने के बाद विधिवत करना चाहिए। अच्छा नहीं किया गया तो 7 तारीख को यह कमी जानकारी में आ गई, तो 8 9 10 3 दिन का समय था, 3 दिन में सुधार कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक इसमें सुधार नहीं किया गया है। तो अगर आप उदासीन रहेंगे तो किसी भी आवेदन की जो कार्यवाही की गति है वो ऑलरेडी
धीमी हो जाती है। हम लोग भी न्यायालय में पैरवी करते हैं, हम लोग भी देखते हैं, हम लोग भी आवेदन वगैरह लगाते हैं। तो अगर हम न्यायालय जैसा उचित समझे, जैसा उचित समझती है, उनके हिसाब से अगर हम लोग पालन नहीं कर पाते तो उन प्रकरणों का निराकरण होने में बहुत समय लगता है। तो यही पीआईएल में दिख रहा है। अब जो इसमें कर्ता धर्ता हैं, जन सेवा शक्ति क्या है, उनके जो पदाधिकारी हैं वो क्यों इस पर जोर नहीं दे रहे हैं, क्यों इन कमी को अभी तक दूर नहीं किया जा रहा है। शायद वो मानते होंगे कि हम 90 दिन में कर देंगे, कि जो अपने हाथ में है हम उसको पहले नहीं कर पा रहे हैं और हम दोष लगाते हैं दूसरे के ऊपर कि 10-10 साल से मैटर पेंडिंग है। भाई 3-4 दिन से तो आपका भी मैटर पेंडिंग है, क्या आप 90 दिन का वेट कर रहे हैं कि 90 दिन जैसे नजदीक आए तब हम इसमें क्लेरिफाई करेंगे, सुधार करेंगे? एक चीज। दूसरा चीज, इससे पीआईएल से यह भी समझ में नहीं आता कि जैसे संस्थान के द्वारा देश भर के तमाम निवेशकों से इस पीआईएल को दायर करने के लिए कुछ न कुछ चंदा वगैरह लिया गया है और नाम सिर्फ इसमें 18 लोगों का दिखाया गया है, तो आप सिर्फ संस्था का नाम दिखा देते, थ्रू सेक्रेटरी सचिव किसी को भी रख देते, तब यह जनहित याचिका मानी जाती, तब सारे लोगों के तरफ से मानी जाती। लेकिन सिर्फ 18 लोगों के द्वारा याचिका प्रस्तुत की गई है, तो शेष जो लोग फीस चंदा दिए हैं उनका क्या होगा, उनका क्यों नहीं नाम मेंशन किया गया है? यह भी एक सवाल है जिसकी क्लियरिफिकेशन संस्थान को करना चाहिए। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि जनहित याचिका अगर आप उस याचिका के हिसाब से बनवाए होंगे जिसमें सरकार का दोष लगाए होंगे कि सरकार की गलती के कारण हम निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि देश के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने आय को बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकता है। जो भी लीगल वे में प्रयास हो, उस प्रयास को करने में, धन अर्जन करने में, संपत्ति एकत्रित करने में कहीं से भी रोक नहीं है, बल्कि यह मौलिक उसका अधिकार है। और उस अधिकार का हनन अगर सरकार के द्वारा किया गया है तो सरकार इसका दोषी है, सरकार लायबल है और सरकार को माननीय न्यायालय निश्चित रूप से आदेश करेगी कि आप तत्काल भुगतान कराएं। लेकिन जैसा कि हमें आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह स्टेटमेंट सुनने में आया है कि आप लोगों ने सारा का सारा दोष सहारा इंडिया परिवार पर जड़ा है कि सब सहारा इंडिया चोर है, सहारा इंडिया बेईमान है, सहारा इंडिया इतने लोगों का दोषी है, भुगतान नहीं करा पाई है, जिसके बदौलत इतने लोगों की मृत्यु हो गई है। तो जो भी दोषी है, अगर सहारा इंडिया दोषी है, फ्रॉड कंपनी है, उसके कारण लोगों की मृत्यु हुई है, तो इस सब का दंड का प्रावधान आईपीसी में मौजूद है और उस आईपीसी के तहत आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, न कि पीआईएल दायर कर सकते हैं। पीआईएल सिर्फ जनहित से संबंधित मुद्दों पर सरकार के विरुद्ध होता है और सरकार के विरुद्ध न्यायालय आदेश भी पारित करती है। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के खिलाफ या संस्था के खिलाफ अमूमन ऐसा आदेश नहीं होता है। तो यह तो खैर अब भविष्य वाली बात है कि कैसी पीआईएल है, क्या है। अब एक मैटर हमारा और था कि क्या सीजेआई सहारा निवेशकों का भुगतान कराएंगे। तो निश्चित रूप से अगर पीआईएल सरकार के अगेंस्ट होगा, सरकार के दोष इसमें दिखाया गया होगा, तो सीजेआई प्रयास करेंगे और सरकार को आदेश देंगे। विकल्प अगर आप लोगों के द्वारा दिया गया होगा कि किस तरह से भुगतान कराया जाए, किन लोगों को पहले दिया जाए, कैसे, किस चरण में, इसका अगर विकल्प वगैरह दिए होंगे तो निश्चित रूप से आदेश होगा। तीसरा जो है, हम इस सरकार में इस समय खलबली है। खलबली क्यों मची है सहारा को लेकर? आप लोग लोकसभा में भी देख रहे हैं, एक एक साथ कई सारे सांसद सहारा के भुगतान के सवाल उठा रहे हैं और आंदोलन, धरना प्रदर्शन विगत दिसंबर से ही लगातार चल रहे हैं। दिल्ली में चल रहे हैं,
देश के कई राज्यों में चल रहे हैं, कई राजधानियों में चल रहे हैं, जिसके बदौलत से सरकार के कान खड़े हो गए हैं कि कहीं ना कहीं यह आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोगों के ऊपर उल्टा न पड़ सके। इसलिए सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को रोकने के लिए भी बहुत सारा प्रयास कर रही है। और जहां तक है कि सरकार कुछ संस्थाओं को अपनी ओर भी मिला ली है और उसके बदौलत शायद निवेशकों का जो विश्वास है उसको शायद सरकार अर्जित कर ले। अब तो ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं को, सहारा निवेशकों को संबोधित भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये लॉलीपॉप है और लॉलीपॉप चुनाव के बदौलत दिया जा रहा है। हालांकि अब जो भी होगा, 26 फरवरी को कॉल दिया गया है पूरे देश में सहारा निवेशकों के द्वारा। तो 26 फरवरी के काल को आप सभी लोग सफल बनाएं। अगर संख्या बल के साथ आप लोग एकत्र होके अपनी एकता का परिचय देते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा और सरकार को चुनाव से पहले कोई न कोई निर्णय लेना होगा। अन्यथा लोकसभा चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, फिर सरकार के भी हाथ पांव बंध जाएंगे। तब फिर सिर्फ हम लोगों के पास कानूनी मुद्दा ही एकमात्र विकल्प बचेगा। साथियों, इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें